इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर या पीजीटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें जो बीएड वाला पोर्शन है 20 नंबर है आपके, उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें। उसके लिए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज शुरू की है। यदि आपने इससे पहले इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना है तो आप उसको सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को सुनिएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की शिक्षा पद्धति। तो देखिए, भारत की यदि हम बात करें जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, देखिए प्राचीन शिक्षा पद्धति में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है। देखिए, औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है और अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों से लेकर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये 3 नाम यहाँ पे आपको बताए गए कि गुरुकुल क्या होते थे। गुरुकुल एक स्कूलों का एक प्रारूप होता था जहाँ पे जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का आप ये मान के चलिए कि गुरु शिक्षा परंपरा का एक बहुत ही पवित्र स्थल या मंदिर था। उसके बाद देखिए, जैसे धीरे धीरे जो हमारी ये पाश्चात्य शिक्षा थी ये काफ़ी पॉपुलर होती गई, तो नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, ये 3 देखिए पाश्चात्य शिक्षा के बहुत ही प्रमुख केंद्र थे, जहाँ पे भारत ही नहीं, भारत के साथ में लगते हुए जितने भी देश थे उनके भी ये शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, सुभाषित रतन संदोहों में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। मैकाले की शिक्षा नीति हो या कालिदास या फिर मुंशी प्रेमचंद जी, सबने शिक्षा को अहमियत दी है। और देखिए, महाभारत में शिक्षा का उद्देश्य नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्या सम तप, अर्थात विद्या के समान आंख नहीं है, सत्या के समान तपस्या नहीं है, और विद्या के विहीन व्यक्ति को विद्या विहीन पशु अर्थात पशु के तुल्य माना जाता है। तो इन शब्दों से आप सीख गए होंगे कि भारतीय जो पाश्चात्य शिक्षा थी वो कितनी सुदृढ़ थी, किस तरह का देखिए शिक्षा को तवज्जो दी जाती थी। तो देखिए, जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है जिसे आप फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, एक सिस्टेमेटिकल तरीके से चलती है, ठीक है, जिसका आपको पता ही नहीं चलता है। यदि हम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको विभिन्न तरह की फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है, ठीक है, जैसे हमारे शैक्षणिक संस्थान हो गए, स्कूल हो गया, उनके माध्यम से जो शिक्षा पद्धति चलती है। इसके अलावा देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो हमारे भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली थी ये किस तरह से आगे बढ़ी थी, किस तरह से ये आगे चली थी। तो यहाँ पे देखिए, प्राचीन समय में भारत को विश्व गुरु की उपमा से नवाजा गया था। विश्व गुरु देखिए भारत को किस लिए कहा जाता था, जो भारत के गुरु थे या भारत के गुरुकुल थे, वहाँ पे देखिए जो शिक्षा थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, मतलब हमारी शिक्षा को पूरी दुनिया सैल्यूट करती थी। आज भी देखिए, आप देखेंगे वर्तमान में जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि भारत पुनः एक वैश्विक गुरु के रूप में उभर कर सामने आए। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि देखिए, जो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था रही उसके बाद किस तरह से हमारी शिक्षा पद्धति आगे बढ़ती है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था लॉर्ड मैकाले के जो मिनट्स थे, स्मरण पत्र थे, किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा को वहाँ से तवज्जो दी गई थी। और वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो देखिए, आज भी हमारे देश में एक अंग्रेजी शिक्षा का ग्रुप अभी भी कार्यरत है, अभी भी विद्यमान है। आप कन्वेंट स्कूलों का एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हो। वर्ष 1781 में कलकत्ता मदरसा आरंभ किया गया। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई ताकि प्रभावशाली हिंदू तथा मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट किया जा सके। और 1813 का जो चार्टर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखिएगा। 1813 के चार्टर में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए 1 लाख रुपए तक के खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मैकाले का जो स्मरण पत्र आया था उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे समझनी है वो है कि भारत में जो शिक्षा के उत्थान के लिए स्थापित आयोग और समितियाँ बनाई गई है। देखिए, यहाँ पर निश्चित तौर पे आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। यदि आप वुड्स डिस्पैच की बात करें, 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में आया था। हार्टोग कमेटी की बात करें 1929 में बैठी थी। सार्जेंट प्लान की हम बात करें 1944 में आया था।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1948-49 में आया था। मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1952-53 में आया था। और कोठारी शिक्षा आयोग जो बैठा था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, 1964 से 1966 तक ये इसका कार्यकाल रहा था। कई बार यहाँ से प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है कि कोठारी आयोग का जो समयकाल था या इसका गठन किया गया था, कब किया गया था, तो आप 1964 यहाँ पर याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बार हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुई थी 1968, आपको याद रखना है। शिक्षा कार्यदल 1985 में था। नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी। उसके बाद आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में, यशपाल समिति 1992 में, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 1992 में ही की गई थी। और वर्तमान में जो हमारी शिक्षा नीति अभी काम कर रही है, ये वर्ष 2020 में इसको बनाया गया, जिसमें काफ़ी आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। इसी भी जो आपका सिलेबस है बीएड पोर्शन के 20 मार्क्स वाला, इसमें देखिए नई शिक्षा नीति का भी एक टॉपिक डाला गया है, उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा वहीं पर इसकी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इनकी ईयर वाइज याद रखिएगा, समितियों के नाम याद रखिएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी याद रखिएगा। वर्ष 1781 में जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को फारसी भाषा से अवगत करवाना था। देखिए पहले पिछले वीडियो में यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो वहाँ पर भी हमने डिस्कशन किया था कि ब्रिटिश हुकूमत का एकमात्र उद्देश्य था इंडिया में आकर के अपनी शिक्षा पद्धति को इसलिए सुचारू करना ताकि उनको जो उनकी प्रशासनिक रणनीति थी वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके। सन 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलिंगसन जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास की संस्कृति के अध्ययन हेतु मार्ग प्रशस्त किया था। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए नवंबर 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे विलिंगसन ने श्रीमद् भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आप अनुमान लगाइएगा कोई ब्रिटिश व्यक्ति है और भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित होता है कि जो कि हिंदुओं का सबसे सर्वोच्च ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसका देखिए संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये विलिंगसन नामक व्यक्ति था, इनका नाम भी याद रखिएगा और जो इन्होंने काम किया इसको भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, वर्ष 1789 में इन्होंने क्या किया, विलिंगसन जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए ब्रिटिश को सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत आती थी वो यही दिक्कत आती थी, हिंदी इनको समझ नहीं आती थी जो हमारे महान ग्रंथ थे। देखिए जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे हुकूमत कर रही थी तो उससे पहले भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो हमारी ज्ञान परंपरा थी, हमारी शैक्षणिक पद्धति थी, या हमारी जो सोसाइटी का चरित्रवान व्यक्तित्व था, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र था। तो ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारियों को इसको समझने के लिए अंग्रेजी में साहित्य चाहिए था, लिटरेचर चाहिए था, या कोई भी पुस्तकें चाहिए थी। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया था विलिंगसन ने। और इसके बाद देखिए ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 चीज़ें, श्रीमद् भगवत गीता का इन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसके बाद इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास रचित एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है उसका इंग्लिश में कन्वर्जन किया था, उसके बाद गीत गोविंद का भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए कुछ यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसा हमारी टीम ने आपको पहले भी बताया है कि इन फैक्ट्स को यदि आपने अच्छे से समझना है तो आपके पास एक किताब होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे आप जिस पीडीएफ को आप देख रहे हैं ये किताब के रूप में भी अवेलेबल है। कहाँ पे आपको ये किताब मिलेगी, तो आपको सिंपली elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाना है, यहीं से आप ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। या तो फिर आप सिंपली अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बुक को एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। यदि किताब आपके पास होगी तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा देखिए भारत में स्वतंत्रता पूर्व गठित जो शिक्षा समिति और जो आयोग बने थे उनका भी देखिए हमारी टीम ने यहाँ पे आपको बहुत ही हल्के, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ही साधारण भाषा में देखिए संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में पूरा का पूरा एक यहाँ पे देखिए कंक्लूजन दिया है। ये तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में क्या क्या हुआ है, शिक्षा के जो आयोग आपको एक टेबल में दिखाए गए थे, इसके साथ में इन आयोगों ने क्या काम किया था,
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था इनकी रिकमेंडेशन से स्थापित हुई थी, ये सारी जानकारी देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद की जो शिक्षा नीतियां हैं, कौन सी शिक्षा नीति कितनी सफल रही थी, देखिए बहुत ही साधारण भाषा में ये नोट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो आप इनको थोड़ा सा एक बार खुद अपने लेवल पे भी आप रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी कहा है, आप किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, जब तक आपको सेल्फ स्टडी की आपकी हैबिट डेवलप नहीं हुई है तो आपको आगे अपने इस टेस्ट को क्वालिफाई करने में दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा बुक को अपने पास रखिएगा और सेल्फ स्टडी को थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो वैदिक और बौद्ध शिक्षा पद्धति थी, इसका क्या महत्व था। आपको ज्ञात होगा कि वैदिक शिक्षा पद्धति एक बहुत ही सर्वोच्च भारत का, या आप ये मान सकते हैं कि जो भारत को वैश्विक गुरु का तबका जो मिला था, जो वैश्विक गुरु की हमारी एक प्रेस्टीज बनी थी, वो इसी वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा पद्धति के कारण ही बनी थी। वैदिक शिक्षा ने हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिक्षा की नींव रखी थी, और बौद्ध शिक्षा के जो भिक्षु थे उनके द्वारा हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो भारत से बाहर भी गई थी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे एमसीक्यू जो कि आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप इनको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू हम अगले वीडियो में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पे कि इसका आपको मैं ओवरव्यू दिखा दूं कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलने वाला आप देख रहे होंगे। ये देखिए हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही यूनिक प्रयास किया जाता है, जो सिलेबस है उस सिलेबस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, उसी के फिर नोट्स बनाए जाते हैं, संक्षिप्त नोट्स बनाए जाते हैं। आपको कोई ज़्यादा भारी भरकम अध्ययन सामग्री भी अवेलेबल नहीं करवाई जाती है, सिर्फ जो ऑथेंटिक है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वही आपको देखिए नोट्स के फॉर्म में मिलता है। जब आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप इन एमसीक्यू को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपकी स्टडी किस तरफ जा रही है। इस पूरी के पूरी पीडीएफ को इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक किताब के रूप में भी लॉन्च किया गया है। आपको हम बता दें कि हमारी टीम के द्वारा हमारा प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल लेक्चरर के अभ्यर्थी है उनको अच्छे से अध्ययन सामग्री मिले। पेपर 1 को भी आप लाइटली मत लीजिएगा, हमारी टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब पेपर 1 के लिए भी लॉन्च की गई है। उसके बाद यदि हम बात करें तो राजनीति विज्ञान, इतिहास, कॉमर्स, हिंदी की हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को लेकर के किताबें सेपरेटली लॉन्च की गई है। और उसके अलावा सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीएड वाला पोर्शन है उसके लिए भी देखिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में किताबें लॉन्च की गई है। आप अपने गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए elitestudy.co.in, वहाँ पर जा करके आपको ये किताबें मिल जाएगी, वहीं से ऑर्डर कीजिएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इन किताबों को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।